आज के इस वीडियो में हम 1793 का एक्ट, 1813 का एक्ट और 1833 के एक्ट से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। चार्टर अधिनियम 1793 ने गवर्नर जनरल को अपने परिषद को अवहेलना करने की शक्ति दी। पहला कूट। दूसरा कूट, चार्टर अधिनियम 1813 ने ब्रिटिश नागरिकों को अपने जहाज़ों सहित भारतीय तटों तक पहुंच प्रदान की। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो दोनों सही हैं। इसमें ये भी सही है, ये भी सही है। 1793 के एक्ट में ब्रिटिश क्राउन के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की बातों को मानने से मना करने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन कौन कौन से मामले में? शांति, सुरक्षा और अंग्रेजी प्रदेश के हितों से संबंधित मामलों में। सभी मामलों में नहीं, केवल 3 मामलों में। किसमें? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, अंग्रेजी प्रदेशों से संबंधित अगर कोई हित इन्वॉल्व हो रहा है तो उससे संबंधित मामलों में गवर्नर जनरल चाहे तो क्या कर सकता था? अपने परिषद की बातों को मानने से इनकार कर सकता था। अब यहाँ दूसरा जो कूट दिया, चार्टर अधिनियम 1813 ने ब्रिटिश नागरिकों को अपने जहाज़ों सहित भारतीय तटों तक पहुँच प्रदान की। तो बिल्कुल सही। 1813 के एक्ट में इससे पहले तक भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार था। किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। लेकिन 1813 के एक्ट में उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन 2 चीज़ों पर उसके एकाधिकार दिया गया, चाय के साथ व्यापार पे और चीन के साथ व्यापार पे। 2 चीज़ों पर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया गया? छूट प्रदान किया गया या मोनोपोली प्रदान किया गया। बाकी सारी चीज़ों से मोनोपोली को हटा लिया गया, एकाधिकार को हटा लिया गया। अब प्रत्येक ब्रिटिश नागरिक भारत के साथ व्यापार कर सकता था। आइए आगे देखते हैं। चार्टर अधिनियम 1833 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम ने पहली बार भारत में ब्रिटेन के अधीन संपूर्ण क्षेत्र पर प्राधिकार प्रदान करते हुए भारत सरकार का सृजन किया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारी शक्ति को अलग किया। 3 कूट है। अब इसमें से देखते हैं कौन सा सही है। तो अगर इसमें हम देखेंगे तो हम पाते हैं कि केवल 1 सही है और केवल 2 सही हैं। मतलब इस अधिनियम में क्या किया गया? पहली बार इसने ये किया कि सबसे पहली बात तो ये है कि इसके जो 3 प्रेसिडेंसीज थे मुख्यतः, कहाँ कहाँ? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। 3 प्रेसिडेंसी थे। तो इसने शक्ति का क्या कर दिया? केंद्रीकरण कर दिया। मतलब ये जो दोनों और प्रेसिडेंसी थे, बॉम्बे और मद्रास, इन दोनों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार भी किसको दे दिया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी को दे दिया गया और कलकत्ता प्रेसिडेंसी को दे दिया गया। और यहाँ जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब क्या बन गया? वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और पहला गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो पहला गवर्नर जनरल था भारत का लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना और पूरी तरह से क्या कर दिया गया? केंद्रीकृत कर दिया गया। पूरी शक्ति किसके हाथ में चली गई? गवर्नर जनरल के हाथ में चली गई 1833 के एक्ट में। इसके अलावा ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है 1833 के एक्ट, क्योंकि इसी एक्ट के द्वारा भारत में एक मतलब गवर्नर जनरल के जो परिषद था उसमें एक नए सदस्य को जोड़ा गया जो विधि से संबंधित था। और वो पहला व्यक्ति कौन था? तो वो पहला व्यक्ति था लॉर्ड मैकाले, है ना। तो ये लॉर्ड मैकाले भी किस एक्ट के द्वारा आया? लॉर्ड मैकाले भी 1833 के एक्ट के द्वारा आया भारत में। और इसी एक्ट में इसी 1813 के एक्ट में कहा गया था कि 1 लाख रुपया भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए दिया जाएगा। तब जाके लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया गया। उस कमेटी ने डिसाइड किया कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा और अंग्रेजी या ब्रिटिश पद्धति पर शिक्षा दी जाएगी भारत के लोगों को। तो इसलिए 1833 का एक्ट और लॉर्ड मैकाले दोनों ही भारत के इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसलिए इसका आंसर होगा केवल 1 और 2। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि चार्टर अधिनियम 1833 के बनाए जाने से पहले भारत में प्रशासनिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
गवर्नर जनरल की नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा की जाती थी। भारत में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए सेंट हेलेना अधिनियम में गवर्नर जनरल और वायसराय के पदों को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया। तो इसका होगा पहला आंसर होगा, नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा की जाती थी गवर्नर जनरल की, लेकिन अब किसके द्वारा की जाने लगी? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाने लगी। और ये भी कहा गया है चार्टर अधिनियम 1837 के द्वारा कि अब जो है भारत के मामले ईस्ट इंडिया कंपनी तो देखेगा जरूर, लेकिन वह प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखेगा। तो इस तरह से अब कहीं ना कहीं भारत पे जो नियंत्रण जो भारत पे जो नियंत्रण था वो ब्रिटिश क्राउन का और ज़्यादा मजबूत हो गया। और दूसरी बात ये थी कि 1833 का एक्ट जो था वो केंद्रीकरण के बारे में बोलता था, ना कि विकेंद्रीकरण के बारे में। मैंने पहले ही बताया कि जो बंगाल जो प्रेसिडेंसी था या कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी था वही अब पूरे निर्णय लेने लगा, पूरे भारत का, पूरे यहाँ तक कि मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसीज का भी। तो ये कहीं ना कहीं इसने 1837 एक्ट ने क्या किया? केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया, ना कि विकेंद्रीकरण को। इसलिए ये दूसरा जो कूट होगा वो गलत होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केवल 1। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियां प्रदान की गई और इस अधिनियम ने पहली बार प्रभावी रूप में भारत सरकार का गठन किया, जिसका प्राधिकार ब्रिटेन के अधीन संपूर्ण भारत पर था। यह किस अधिनियम के संदर्भ में है? तो हमने पहले ही बताया, यह 1833 के अधिनियम से संबंधित है। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया, तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा किया गया। और पहला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्टर अधिनियम 1833 जो ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण और प्रशासनिक सुधारों की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कूट क्या बोलता है? इसने भारत के गवर्नर जनरल से विधायी शक्तियां छीन ली और इन्हें एक नामे सभा में निहित कर दी। दूसरा कूट क्या बोलता है? इसने भारतीयों के लिए अनुबंधित सिविल सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया। तो इसका ये आंसर भी क्या होगा? इसका ये कूट क्या होगा? गलत होगा, और ये कूट भी गलत होगा। हालांकि इस एक्ट ने 1837 के एक्ट ने ये बोला कि भारतीयों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा कंपनी के अंदर किसी भी जॉब के लिए, लेकिन निदेशक मंडल मतलब कंपनी का जो निदेशक मंडल था उसने इसका विरोध किया और इस प्रोविज़न को लागू होने से रोक दिया गया। तो इसलिए सेकंड नंबर का जो कूट है वो गलत होगा। इसी तरह से हमने देखा कि सारी शक्ति किसमें केंद्रित कर दी गई? गवर्नर जनरल में केंद्रित कर दी गई 1833 के एक्ट के द्वारा, और उसे क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसलिए ये कूट भी क्या हो गया? गलत होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर बात करते हैं, फिर आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें सभी नागरिकों और सैन्य शक्ति को निहित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत की विशिष्ट विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई। तो ये कौन सा एक्ट में हुआ था? मैंने पहले ही बताया था, ये चार्टर अधिनियम 1833 में हुआ था। विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सर्वाधिक पुराना अंग है। यह अस्तित्व में कब आया? तो आंसर होगा इसका चार्टर अधिनियम। और पहला बंदा कौन था जिसको विधि विभाग की जवाबदारी सौंपी गई? तो लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग स्थापित किया गया था, जिसने निम्न में से किसके माध्यम से दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संहिताकरण की सिफारिश की थी? इसका आंसर क्या होगा? चार्टर अधिनियम 1833। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।